So in the previous class we defined complex numbers and we saw there that complex numbers are the extension of the number system. यही तो हमने देखा था ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का एक्सटेंशन है एट द हाईएस्ट लेवल, जिसमें कि सारे एक्सटेंशंस जो हैं नंबर सिस्टम के, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे रियल नंबर्स आते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे नंबर्स आते हैं. सो ऑल द रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. यही हमने देखा था और हमने डिफाइन किया था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कि द सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑल द रियल नंबर्स टुगेदर विथ इमेजिनरी नंबर्स. और वही जो इमेजिनरी नंबर होता है रियल नंबर्स के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है, जैसे x प्लस आई वाई, जहां की x और y रियल नंबर्स होते थे. और हमने ये भी देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जियोमेट्रिकली किसी पॉइंट जैसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किसी पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है. और वही आज का हमारा मेन टॉपिक है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, वही हम पढ़ेंगे और यहां देखेंगे कि किस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसे हम आगे जाके आर्गन डायग्राम कहेंगे या आर्गन प्लेन कहेंगे, उसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट दिखाया जा सकता है. ठीक है, उसी के बारे में आज डिटेल में हम पढ़ेंगे. तो आज का क्लास उसी से रिलेटेड होगा. ये क्लास उतना लंबा मैं नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लंबा क्लास हो रहा है. ठीक है, लेकिन अब ऐसा टॉपिक ही है. अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसा कि मैंने कहा था कि 6 लेक्चर्स हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 6 लेक्चर्स में खत्म होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ज़्यादा टाइम देना होगा. अब देखेंगे आज जो हम पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कैसे टाइम बीतेगा हमें पता भी नहीं चलेगा. सो आपने डेफिनेशन देख लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये सब कुछ देख लिया है. सबसे पहले 1-2 सिंपल प्रॉब्लम देख लेते हैं, एकदम सिंपल प्रॉब्लम्स. ठीक है, अभी हम ज़्यादा प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा. सबसे पहले थ्योरीज जितने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसके बाद चैप्टर खत्म करने के बाद प्रॉब्लम में हम हाथ डालेंगे. हाँ, छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली करते रहेंगे बीच बीच में. चलिए, एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि एक्सप्रेस 1 + 2i होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + i होल स्क्वायर इन द फॉर्म x + iy. इसको x + iy के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. बहुत ही आसान है, कर सकते हैं. 1 + 2i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + i का होल स्क्वायर. 1 + 4i स्क्वायर प्लस 4i डिवाइडेड बाई 4 + i स्क्वायर प्लस 4i. ये क्या हो गया? 1 - 4, क्योंकि i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 4 - 1 प्लस 4i. ये हो गया -3 + 4i और ये हो गया 3 + 4i. अब यहाँ से हम क्या करें? अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत जल्दी हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, मैंने जानबूझ के पिछले क्लास में भी कहा था कि जब जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेंगे या उसी दौरान जब जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा पूरा कर लेंगे, पोलर फॉर्म पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में. मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो होगा x - iy. ठीक है ना? तो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy. डिफरेंस देख रहे हैं आप यहाँ पे, नेगेटिव का साइन है, यही डिफरेंस होता है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है. कैसे? अभी हम देखेंगे. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे क्या है? 3 + 4i. इसके कॉन्जुगेट से अगर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. पिछली क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा था, तो क्या हो जाएगा? 9 + 12i + 12i - 16i²
नीचे क्या हो जाएगा 9, यहाँ देखिए यहाँ माइनस होगा, कॉन्जुगेट है ना, 9 माइनस 12y प्लस 12y माइनस 16i स्क्वायर, ये और ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए 9 और ये क्या हो जाएगा, ये -9 होगा, माफ करिएगा, यहाँ -9 और ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 16 इंटू -1 और पहले से माइनस है प्लस 16 में से 9 गया तो 7 और ये हो जाएगा प्लस 24i डिवाइडेड बाई, नीचे ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पे प्लस 16 हो जाएगा, तो प्लस 16 और 9 25। तो हमने देखा कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है ना वो प्योरली रियल फॉर्म में मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हमें मिला। चलिए अब इसको लिख सकते हैं 7/25 प्लस 24/25i। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक है, ये छोटा सा ऐसे ही एग्जाम्पल था ताकि थोड़ा मन बहलता रहे बीच बीच में, बट हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। एक बार थ्योरी हम लोग पहले खत्म कर लें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर लंबा चैप्टर है, अगर ठीक से करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर लंबा भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के लिए काफी कंसंट्रेशन की जरूरत भी है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट जस्ट x प्लस आई वाई, क्योंकि इसका बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर को यूज करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बहुत कुछ इसमें पढ़ना है हमें आगे। चलिए ठीक है ना, और ये बहुत ही फ्री माइंड से पढ़ने वाला टॉपिक है मैथ्स में। अलजेब्रा का ये वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है, एक तरह से मैं कह देता हूं आपको। ठीक है, ये अलजेब्रा में एक वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक डेफिनेटली है। अब चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया, अब ये हमने देखा था पिछले क्लास में कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को जो बनाया गया वो स्पेशली किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। ऑफ कोर्स उस पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट्स है वो सारे के सारे कोफिशिएंट्स 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो उस केस में कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी कैसा भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा ही एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो आएगा ही, और वो एक सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा। जैसा कि आपको पता है, किसी अगर रियल सॉल्यूशन भी आया आपके हिसाब से, मान लीजिए 25 एक सॉल्यूशन आया, तो 25 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 0i, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है ना, वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और वो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आएगा वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट वहां पे 0 है। चलिए, तो उस तरह के पॉलिनोमियल इक्वेशंस को, या इस यूं कहें कि किसी भी तरह के पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का इजाद किया गया, बनाया गया, डेवलप किया गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्व x³ इज इक्वल टू 1, चलिए देखते हैं। x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 e³ माइनस b³ प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट 0 है, ऑफ कोर्स इसमें से दोनों में से या तो कोई एक फैक्टर 0 होगा। ठीक है, अब ये 0 हो जाए चाहे ये 0 हो जाए, तो मल्टीप्लाई दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। हो सकता है कि दोनों ही 0 हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से आपको मिल गया x इज इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन। यहां से ऑल्सो x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। तो माइनस b क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b², यानी कि 1 माइनस 4ac, c ये कांस्टेंट जो 1 है, और 2a x² का कोफिशिएंट, तो आपके पास आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और i बाहर आ जाएगा क्योंकि i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है 2। तो यहां से x का दो सॉल्यूशन और आया, एक आया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3i,
बाई 2 और एक आया -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3i बाई 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन से आए, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3i बाई 2 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3i बाई 2। सो ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। अगर कोई आपसे पूछता कि सिर्फ रियल नंबर में ही क्या इसका सॉल्यूशन आएगा, तो नहीं, इसका तो दो सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स भी है। एक डेफिनेटली रियल नंबर है जो कि एक अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो चलिए, इसीलिए कहा जाता है किसी भी पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन तो आएगा ही और वो कॉम्प्लेक्स होगा। अगर 1 भी मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आता है तो रियल नंबर तो है ही, साथ में वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट द कॉन्वर्स स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दैट इज एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 3i, ये तो रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसीलिए। बट जैसा कि 1 ये रियल नंबर भी है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, क्योंकि 1 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0i, इसीलिए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फायदा क्या है। तो स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर को इसीलिए डेवलप ही किया गया था, इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, किसी भी तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, खास करके इसीलिए जब गाउस ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को डेवलप किया तो उसका पर्पस ही यही था कि किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करना। क्योंकि उससे पहले जब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम नहीं डेवलप हुआ था, तो उससे पहले जब इक्वेशन सॉल्व होते थे तो वो डेफिनेटली रियल नंबर में सॉल्व किया जाता था। तो कितने ऐसे इक्वेशंस थे जिनका सॉल्यूशन रियल नंबर में नहीं आता था, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था, इसीलिए डेवलप हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके बाद उसी के कारण से डेवलप हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप हो चुका था। तो जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा डेवलप हुआ, जो कि हमें ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल का एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स होगा। कंडीशन मैंने कल बताया ही था कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जिसका इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, जिसको एज एन इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है। जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है, an z टू द पावर n प्लस an माइनस 1 zn माइनस 1 एंड सो ऑन टू a1 z प्लस a0 इज इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जहां की an माइनस 1 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल होगा ना जहां की ये z टू द पावर n, z टू द पावर n माइनस 1, ये सारे के सारे वेरिएबल हैं, बट इसको कॉम्प्लेक्स रखा गया है, रियल नहीं रखा गया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में रियल ऑलरेडी हैं। तो अगर an माइनस 1 एंड सो ऑन टू a0 are not all equal to 0, मतलब ये सारे के सारे 0 नहीं होने चाहिए, तो उस कंडीशन में z का एक सॉल्यूशन तो होगा ही डेफिनेटली, और वो कॉम्प्लेक्स होगा। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, और इसी को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का डेवलपमेंट हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन बहुत हो गया। अब जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, वो है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
आपने रेने डेस्कार्टेस का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो रेने डेस्कार्टेस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कार्टेशियन सिस्टम को, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करके बनाते हैं, उसका डेवलपमेंट उन्होंने ही किया था। तो रेने डेस्कार्टेस ने क्या बताया था कि किसी भी पॉइंट P को इसके कोऑर्डिनेट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर P का कोऑर्डिनेट x और y है, इसका मतलब है कि P जो है किसी फिक्स्ड पॉइंट से, जिसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है, और ये जो ऑरिजिन होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है, तो यहां से इस पॉइंट को इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। ये एंगल थीटा है जो कि ये OP बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से। ठीक है, तो इस पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन सिस्टम। इस कार्टेशियन सिस्टम का जो डेवलपमेंट है, जैसा कि मैंने कहा, रेने डेस्कार्टेस ने किया था। ही वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। ये x है और ये y है। अब एक और फ्रेंच मैथमेटिशियन ही, जिनका नाम था जीन रॉबर्ट आर्गैंड। He was a philosopher as well as a mathematician। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन को जो है वो देखा, स्टडी किया, तो वो था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब उन्होंने यहां ये देखा कि अब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में x और y जो है वो तो भाई रियल नंबर्स हैं, और यहां पे जो कार्टेशियन सिस्टम में हम P का जो कोऑर्डिनेट होता है वो ऑफ कोर्स रियल नंबर्स ही होता है। तो उन्होंने सोचा कि रियल नंबर तो इसमें भी अवेलेबल है, जहां कि x और y कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी कार्टेशियन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया। सिस्टम को सेम रखा बट इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग रखा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मान लिया कि, माफ करिएगा थोड़ा बोर्ड भीगा हुआ है, कपड़ा थोड़ा ज्यादा भीग गया था आज। चलिए यहां पे देखते हैं। उन्होंने इस तरह से x और y एक्सिस को बनाया। ये उन्होंने रखा ऑरिजिन, ये उन्होंने क्या रखा, ऑरिजिन रखा, और जो वहां पॉइंट P था उसको उन्होंने इस पॉइंट Z से चेंज कर दिया, और इस Z का उन्होंने कोऑर्डिनेट रखा x और y। ठीक है, अब उन्होंने इस Z का कोऑर्डिनेट रखा x और y। डेफिनेटली उन्होंने बताया कि Z जो हमारा है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, जो कि इस पॉइंट से इस तरह से इस लेंथ OZ से मेजर किया जा सकता है, और इसका जो एंगल बनता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से वो बनता है, मान लेते हैं थीटा। अब उन्होंने एक और चेंज ये किया कि जो डेस्कार्टेस थे उन्होंने x एक्सिस और y एक्सिस रखा, आर्गन ने भी x एक्सिस और y एक्सिस रखा था, लेकिन चूंकि x कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है तो x एक्सिस को उन्होंने नाम दिया रियल एक्सिस, और y एक्सिस को सिमिलरली उन्होंने नाम दिया इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो हमने देखा कि जो जीन रॉबर्ट आर्गन थे उन्होंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट लोकेट करना शुरू किया, और उन्होंने ये बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह के सिस्टम में एज अ पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है दर्शा सकते हैं। और इस तरह के डायग्राम को, जो डायग्राम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर
के पॉइंट्स को दिखाता है, कोऑर्डिनेट्स को दिखाता है, या यूं कहें कि ये वाला डायग्राम जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एज पॉइंट्स शो करता है, इस तरह के डायग्राम को कहा जाता है आर्गैंड डायग्राम। आर्गैंड डायग्राम। और कार्टेशियन सिस्टम में इस XY प्लेन को हम XY प्लेन ही कहते थे, और यहां पे ये जो प्लेन बन रहा है रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का, उसको आर्गैंड ने कहा आर्गैंड प्लेन। ऑफ कोर्स आर्गैंड ने नहीं कहा होगा आर्गैंड प्लेन, बट उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है आगे, ठीक है। हो सकता है उन्होंने भी रखा हो, लेकिन इसके बारे में कहीं मैंने डिस्कशन ज्यादा नहीं देखा है। बस इसको आर्गैंड डायग्राम कहते हैं, और इस प्लेन को हम आर्गैंड प्लेन कहते हैं, जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को एज पॉइंट्स दिखाया जाता है। तो डेफिनेटली ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये जो XY है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को दिखा रहा है, जहां की x इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और y इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, और इसी को x प्लस IY से भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं वर्बली, ताकि आपके 11th के एग्जाम में भी आप कम से कम डेफिनेशन अच्छे से कर लें। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए होंगे। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहता है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन डायग्राम में एज पॉइंट्स दिखाना शुरू करें, दैट इज हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड जियोमेट्रिकली। अब जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब कहते हैं तो बहुत बुक्स में, इनफैक्ट ज्यादातर यहाँ के किताब में आपको मिलेगा जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के ही फॉर्म है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। तो जब मैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कह रहा हूं तो यहां पे मैं सारा कुछ करूंगा। आपने अभी अभी जो देखा वो जियोमेट्रिकल, इसका कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम लोग थोड़ी देर में ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, जिसको पोलर फॉर्म कहते हैं, उसमें भी रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं। आर्गैंड डायग्राम, a diagram showing complex numbers as points are called an argand डायग्राम। फिगर भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया x, ये हो गया y, इसको हमने कहा इमेजिनरी एक्सिस, ये होता है हमारा रियल एक्सिस। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को इस तरह से x y हम शो करते हैं। डेफिनेटली z इज इक्वल टू एक्स प्लस IY है। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट से भी दिखा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। दिस इज द एंगल थीटा दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट द लाइन OZ मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द रियल एक्सिस। चलिए, ये हो गया आर्गन डायग्राम। उसके बाद आर्गन प्लेन।
the plane formed by the real and imaginary axis of the Argand diagram is called the Argand plane. ठीक है, चलिए. So this is basically geometrical representation. So geometrical representation means complex numbers as points or representing complex numbers as coordinates like this in a Argand diagram. ठीक है, तो जब भी आपसे कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जाए तो यही मीनिंग होता है उसका. ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में. अब याद रहे, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. आगे जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म है या वेक्टर फॉर्म है उसको समझने के लिए ये आपने बेसिक समझ लिया कि जियोमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से आर्गन डायग्राम में एज पॉइंट्स, ठीक है ना, एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं. दिस इज जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. अब जो हम करेंगे वहां से आपका मेन रिप्रेजेंटेशन शुरू होगा. ठीक है ना, ये तो आपने देख लिया. तो डेफिनेटली यहां पे इस फिगर के तहत आप लिख सकते हैं इफ z इज इक्वल टू x प्लस iy इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या ऐसे लिखिए लेट z, सपोज ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. इस तरह लिखिए. सपोज भीग गया है ज्यादा ना, थोड़ा 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत ज्यादा भीग गया है. चलिए, हो गया होगा. सपोज ए कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus I y. Then from the figure z is equal to xy. This is called the representation. अब डेफिनेटली अगर आप चाहें तो इस एंगल थीटा को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, निकाल सकते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू y बाई, क्लियरली tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स. अब इस थीटा के बारे में अभी हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, और यही थीटा वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत से बच्चों को दिक्कत करता है. शुरू में सबसे ज्यादा दिक्कत करता है ये, और वो दिक्कत करने का कारण है कि उन सारे बच्चों का ट्रिगोनोमेट्री सही से नहीं हुआ होता है. वो फॉर्मूला रटते हैं और ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉब्लम्स को बनाने लगते हैं, इसीलिए दिक्कत होता है. चलिए, तो ये बेसिकली जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है. अब इसी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, या उसी को पोलर रिप्रेजेंटेशन या पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं. चलिए देखते हैं. ठीक है, अब यहां से असली जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है. ठीक है ना, सबसे पहले पोलर रिप्रेजेंटेशन, और मुझे लगता है कि आज का जो हमारा क्लास है इसी में खत्म हो जाने वाला है. ठीक है, इसको समझाते समझाते ये खत्म हो जाएगा आज का क्लास. चलिए ठीक है, देखते हैं. मेट्रिकल और पोलर फॉर्म of a
कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले वो सारे बच्चे जिन्होंने कभी पोलर कोऑर्डिनेट्स का नाम नहीं सुना है, पोलर फॉर्म क्या होता है थोड़ा हम समझ लेते हैं। जब आप कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़िएगा तो वहां पे आपको एक्स और वाई एक्सिस होता है, ये तो आपको पता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था थोड़ा। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। डेफिनेटली इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एट द मोमेंट। अब ये r है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ऑरिजिन से इस पॉइंट P तक का, और ये पॉजिटिव x है, इससे जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बन रहा है थीटा। ये x है, ये y है, ठीक है। अगर P का कोऑर्डिनेट हम r और थीटा लिखें तो इसका क्या मतलब होगा? देखिए, किसी भी पॉइंट P को किसी रेफरेंस पॉइंट से, आपको पता है कार्टेशियन सिस्टम में हम रेफरेंस पॉइंट हमेशा किसको मानते हैं? ऑरिजिन को। ऑरिजिन से ही सब कुछ मेजर करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली एंगल किससे, आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, जो एंगल है किसी लाइन सेगमेंट का, किसी रिवॉल्विंग लाइन का, जैसे कि ये OP, तो एंगल कहां से हम मेजर करते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो अगर किसी पॉइंट का जो दूरी है, किसी पॉइंट की दूरी अगर ऑरिजिन से r है, और ये जो OP जो लेंथ है ऑरिजिन से P तक की दूरी, ये जो OP है पॉजिटिव डायरेक्शन से जो थीटा एंगल बनाता है, तो ये डेफिनेटली ये जो थीटा है इस लाइन का डायरेक्शन बता रहा है इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो अगर हम P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स वाई के जगह r थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत है? r थीटा मतलब P का ऑरिजिन से डिस्टेंस यहाँ पे पता चल गया, और इस लाइन का डायरेक्शन x से, तो अभी भी आप इसी पॉइंट पे पहुंचेंगे जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पहुंच रहे थे एक्स वाई से, इससे भी यही पॉइंट पे पहुंचेंगे, और इसी कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट का कार्टेशियन सिस्टम में। इसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स हम अभी यूज करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो आर्गन डायग्राम यानी कि एक तरह से कार्टेशियन सिस्टम में ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स वो भी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। और जहां पे एंगल आ गया वहां ट्रिगोनोमेट्री अपने आप एंटर कर जाएगा, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं इसको, राइट। चलिए, let a complex number z is equal to x plus iy, जहाँ की xy belongs to रियल नंबर, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे इस तरह से पहले दर्शा देते हैं, x y रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पे z है या यहाँ पे z है इस जगह पे, ठीक है। इसको हम r मान लेते हैं, और ये जो एंगल बना रहा है OZ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से, वो थीटा बना रहा है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हमारा पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स r और थीटा होगा, अभी आपने देखा। और कार्टेशियन सिस्टम में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x और y होगा। ये x है, ये y है, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो सपोज r theta be the polar coordinates of z, okay। इसलिए from the
फिगर आप देख रहे हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि x बाई हाइपोटेनस यानी कि r, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू r cos थीटा। सिमिलरली y इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, इसका जो कार्टेशियन और पोलर के साथ ये रिलेशनशिप होता है, साफ साफ हमें पता चल रहा है, दिख रहा है ये। ठीक है, z का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम में x और y ही तो है, x और y ही तो है, राइट। चलिए नाउ z कितना है भाई हमारा, x प्लस आई वाई। x के जगह हम r cos थीटा रख सकते हैं, y के जगह r sin थीटा रख सकते हैं, r कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा। thus z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। This is the trigonometrical representation or trigonometrical form or polar representation or polar form of a complex number z is equal to x plus iy। अब यहां पे r क्या है भाई, now r is the modulus of the complex नंबर z। ठीक है, r को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z और r इज इक्वल टू मॉड z। आपको जो भी अच्छा लगे, मुझे ज्यादातर आप यही रिप्रेजेंट करना पसंद करेंगे इसी से। तो z का मॉड्यूलस, अब r क्या होता है भाई, ये तो आपने यहीं से आपको दिख रहा है। अब याद रखिए r लेंथ है z का पॉइंट o से यानी कि ओरिजिन से। सो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए r हमेशा पॉजिटिव होगा और इसीलिए r को मॉड्यूलस ऑफ z कहा गया है। सो क्लियरली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और इस ट्राइंगल में जो हम राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 10 या देयरफॉर r is equal to modulus of z is equal to square root of x square plus y square। अब आपको हो रहा होगा कि ये थीटा एंगल को भी कोई नाम कर देते होंगे हम, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है। ये जो थीटा है, द एंगल थीटा which r और मॉड्यूलस ऑफ z makes with the positive direction of real axis is called the amplitude or argument of the complex number z। ये जो एंगल थीटा है इसको z का एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से मेजर किया जाता है। हो सकता है अभी ये हमने काउंटर क्लॉकवाइज माना है, यानी कि पॉजिटिव एंगल, अगर इधर से भी नेगेटिव एंगल भी करेंगे तो मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स से ही, तो इधर से करिए या इधर से करिए, बट फॉर हिस्टोरिकल रीजंस या फॉर कंसिस्टेंसी हम इसको हमेशा पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करते हैं। ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से यहाँ पे है और ये एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल दिया हुआ है यानी कि यहां से हमें ये वाला एंगल मेजर कर लेना है, दैट्स इट, है कि नहीं? क्योंकि अगर ये एंगल भी लेंगे
तो ये जो लाइन है ये चेंज नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यही रहेगा, तो या तो ये एंगल नहीं तो ये एंगल। हम हमेशा चूंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं सिस्टमैटिक ढंग से, सिस्टमैटिक करवाने के कारण से, तो इस तरह से मेजर कर लेते हैं। अगर आप नेगेटिव भी करिएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, बट पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही मेजर करना है। इधर यू मेजर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, इट डजंट मैटर, बट यू हैव टू मेजर इट बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द रियल एक्सिस। सो इस एंगल थीटा को कहते हैं एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप आर्ग्यूमेंट करना चाहें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर्ग जेड। दोनों सेम मीनिंग है, बस नाम थोड़ा अलग अलग है। कहीं इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, कहीं इसको आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है, दैट्स इट। चलिए, अब यहां पे अभी खत्म नहीं हुआ है ये, अब इसका मेन कॉन्सेप्ट यहां पे आ रहा है। ये तो आपने देख लिया कि पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब समझना हमें ये है, आर क्या है? आर उस कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी है ऑरिजिन से। कॉस थीटा और साइन थीटा आपको पता ही है क्या है, और ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई को पोलर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां की r हमें, r को क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, मॉड्यूलस ऑफ z। या जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस, या फिर मॉड z अगर आप इसको लिखना चाहें इस तरह से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टोरी आगे है हमें, वो है इस एंगल के बारे में, और आज का क्लास उसी में हम उसी को करते हुए खत्म करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत करता है यही एंगल करता है। देखिए क्यों। चलिए, अच्छा, अब जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बुक में आपको दिया होगा कि जनरली थीटा जो होता है 0 से लेके 2 पाई तक होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन ऐसा नहीं है, आप नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, बट हाँ, कंसिस्टेंसी के कारण अच्छा होगा कि आप थीटा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें, ठीक है। बट ये कोई मस्ट हैव कंडीशन नहीं है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट ट्रू। सो हमने अभी अभी डिफाइन किया एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, और ये थीटा है वो एम्पलीट्यूड। नाउ इस थीटा को फाइंड कैसे कर सकते हैं? क्लियरली जहां तक किया था उसके नीचे लिखिए, फ्रॉम द फिगर tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वही y बाई एक्स। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। नाउ अब ये तो आर्ग्यूमेंट हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से होता है। ये तो आर्ग्यूमेंट की बात हो गई। लेकिन एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यही वो कॉन्सेप्ट है जहां पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है शुरू में। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। इफ minus pi is less than theta is less than or equal to pi, then theta is called the principal
आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। अगर थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करे, जहां की पाई पे इक्वलिटी है, तो उस केस में थीटा को हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा जाएगा तो आपका आर्ग्यूमेंट कुछ भी आए, याद रखें, बट आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है ना, उसको इस तरह से लिखना है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी हम सारे क्वाड्रेंट में एक एक करके केस चेक करेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको इस थीटा को इस तरह से लिखना है कि ये यहीं पे रहे, ये चेंज ना हो, और थीटा जो है माइनस पाई से पाई के बीच में आए ही रहे। ऐसा हम हमेशा कर सकते हैं। अभी देखिए कैसे। हाँ, आपने अगर ट्रिगोनोमेट्री अच्छा से किया है तो आगे आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है। अगर रट्टा मारा है आपने फॉर्मूला का, तो फिर मैं नहीं जानता हूं कि आप कितनी अच्छी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। सो आप समझ गए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब चलिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का कंडीशन तो आपने देख लिया कि कंडीशन क्या होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में रहना चाहिए, जहां की पाई पे इक्वलिटी का साइन होता है। चलिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू द। अब यहां पे आपको ट्रिगोनोमेट्री का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि क्यों ट्रिगोनोमेट्री को मैंने इतना डिटेल में आपको कराया है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। केस वन, इफ z इज इक्वल टू, पहले तो यहां पे लिख लीजिए, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई be a complex number. Case 1, if z lies in the first quadrant, पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है, यानी कि z कहीं यहां पे होगा, कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, ये आपका थीटा है जो कि इसका आर्ग्यूमेंट है ऑफ कोर्स। इस केस में tan थीटा क्या होगा, tan थीटा y बाई एक्स होगा, और y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, यानी कि tan थीटा हमारा पॉजिटिव है, टेंजेंट जो है इस एंगल का वो पॉजिटिव है। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहता है कि माइनस पाई से पाई के बीच में, ये तो माइनस पाई और पाई के बीच में ही होगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो, है कि नहीं, क्योंकि कहां तक जा सकता है, 90 डिग्री तक, 90 डिग्री माइनस पाई और पाई के बीच में ही है, तो इसलिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो गया, बस थीटा ही हो गया, और थीटा क्या है यहां से, tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है ना। अब केस टू, सेकेंड
क्वाड्रेंट। z यहां पे कहीं पे मान लेते हैं लाई करेगा, राइट। x y, मैं इस तरह बताऊं कि साइन को इंक्लूड करके बताऊं। चलिए साइन इंक्लूड है वैसे, सेकंड क्वाड्रेंट में चलिए देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x आपका लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, और y ग्रेटर देन 0 होगा। ऑफ कोर्स ये आपका थीटा है, ये r है, यहां पे ये r हो जाएगा, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू अभी भी y बाई एक्स होता है, आपको याद है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। बट यहां पे जो y होता है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन x नेगेटिव हो जाएगा, तो y बाई एक्स क्या होगा, y बाई एक्स आपका नेगेटिव होगा, ये तो हमें पता है। यानी कि इस एंगल थीटा का जो टेंजेंट है वो नेगेटिव आ रहा है। कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। चलिए भाई, टेंजेंट नेगेटिव आ रहा है, और अब हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक लाई करता है, -π से पाई के बीच में, -π पे ओपन, पाई पे क्लोज्ड इंटरवल। कैसे निकाले भाई, मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा है फाई, मान लेते हैं कि ये एंगल फाई है। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये तो थीटा है ऑफ कोर्स, तो एंगल थीटा को हम पाई यानी कि ये पूरा -φ लिख सकते हैं, थीटा -φ लिख सकते हैं, और फाई को पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब ये भाई फाई का जो वैल्यू है वो क्या है, अगर फाई भी लेंगे हम, फाई भी अगर लेंगे तो ये लाइन तो यहीं पे रहेगा, यानी कि थीटा लीजिए या फाई लीजिए, बट फाई कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। थीटा यहां से आपका कितना आ रहा है, पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। अब एक चीज बहुत जरूरी है याद रखना, ये जो साइन है ना, ये जो साइन है, मान लीजिए यहाँ पे ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने दिखा दिया कि x प्लस आई वाई है, और x ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 होता है, उसी तरह y ग्रेटर देन या लेस देन 0 हो जाता है, हो सकता है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप इसको प्रत्यक्ष साइन इंक्लूड करके देखें तो ये तो नेगेटिव ही आएगा ना, ये नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। मान लीजिए y आपका है 2 और x है 3, x है -3, तो ये नेगेटिव आया। लेकिन जब यहाँ पे इसको आप करेंगे ना इस जगह पे, तो इस नेगेटिव साइन को आपको नहीं देखना है, बस आपको ये ऐड करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 करना है, ना कि माइनस। इस माइनस को हटा देना है, ये माइनस बस हम देख रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, उसलिए जरूरी है। जब यहां पे पुट करेंगे तो इस नेगेटिव साइन को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन को इंक्लूड करिएगा तो ये पाई के साथ जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमें पाई से कम एंगल चाहिए, ठीक है। तो हमेशा इसको याद रखिएगा, हर एक केस में ये आपको ध्यान में रखना है। इस नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है, ये नेगेटिव साइन हमें बस क्वाड्रेंट को दर्शा रहा है। आप इस तरह करेंगे, यहां पे आप देखिए इस फाई को देखिए। अब इस फाई को लेने का क्या मकसद है मेरा, क्यों मैंने इस फाई को ले लिया कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये फाई है, ये फाई ही आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हुआ। क्यों, क्योंकि ये एंगल जब आप ले रहे हैं तो ये लाइन यहीं पे है, और ये एंगल भी जब ले रहे हैं तो ये लाइन का ये एंगल डेफिनेटली रियल एक्सिस से डायरेक्शन क्या है। अब हाँ, आप में से बहुत कोई ये कहेगा कि सर आपने तो कहा था कि ये आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से लेना है, लेकिन आप इसको नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से ले रहे हैं। हाँ, मैंने ऐसा कहा था, बट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से कब कहा था, जब आप
आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, दिस इज नॉट द आर्ग्यूमेंट, दिस इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का कंडीशन ही यही होता है कि जो भी एंगल है वो एंगल माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए। और ये है, हाँ एक बात तय है कि आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी लें तो इस रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही डायरेक्शन होना चाहिए। अगर इस एंगल को भी लें तो ये तो यहीं पे रहेगा, ये पॉइंट चेंज नहीं करेगा, यानी कि ये एंगल भी इसका डायरेक्शन सही से बता रहा है। इसीलिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इस केस में क्या हो गया, फाई। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू फाई यहां पे, और फाई क्या हो गया हमारा, पाई माइनस थीटा, और थीटा क्या है हमारा, tan इनवर्स y बाई एक्स। याद रखिए y नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, x नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बस माइनस यहां देना है, ठीक है। मतलब मान के चलिए कि आपको tan इनवर्स y बाई एक्स का पूरा ये मैग्नीट्यूड ही वहां पे दे देना है, ठीक है। नेगेटिव साइन जो हम चेक करते हैं वो बस क्वाड्रेंट दिखाता है। अब चलिए तीसरे क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस चीज पे मैंने काफी रिसर्च किया, उसके बाद मैंने ये पाया कि ये जो मेथड है ये सही है आपको समझाने के लिए, सबको समझ में आएगा ये। केस 3, केस 3 में क्या है हमारा, केस 3 में है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां है, तीसरे क्वाड्रेंट में। इधर कहीं पे होगा, ये x ये y यानी कि ये रियल और ये इमेजिनरी एक्सिस। अब तीसरे क्वाड्रेंट में x y कोऑर्डिनेट है। क्लियरली पहले लिख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि z जब थर्ड क्वाड्रेंट में है, इन दिस क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट में x भी लेस देन 0 और y भी लेस देन 0 है ना, इसलिए अब ये तो हमारा थीटा होगा, ठीक है। दिस इज आवर आर्ग्यूमेंट। तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। अब यहां y भी नेगेटिव x भी नेगेटिव, तो यहां तो नेगेटिव वाला झंझट ही खत्म, पॉजिटिव ही आएगा। अब भाई हमें क्या करना है, अब एक ऐसा एंगल लेना है जो कि माइनस पाई और पाई के बीच में हो। अब ये थीटा को ही अगर ले लें तो ये भाई यहां से यहां तक पाई, और ये इतना एंगल पाई के साथ जुड़ेगा, तो ये तो पाई से ज्यादा हो गया, तो ये तो नहीं होगा। चलिए अब हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, अगर हम लें ये एंगल लें, इसको हम फाई मान लेते हैं। अगेन क्यों ये एंगल, क्योंकि इस एंगल को लेने से ये जो डायरेक्शन है मॉड्यूलस ऑफ z का वो तो यहीं पे रह रहा है, यानी कि z जो पॉइंट है यहीं पे है अभी भी, इस एंगल से भी यही है, यानी कि ये एंगल हम ले सकते हैं। अगर ये एंगल भी निकाल लेंगे तो हमें इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा z का। एंगल निकालने का पर्पस ये है कि डायरेक्शन हमें पता करना है, कंफर्म करना है। चलिए तो अगर फाई को देखें तो सबसे पहले तो ये देखिए थीटा जो है, अगर इस एंगल को भी कुछ मान लें, इस एंगल को भी कुछ मान लें हम, इस एंगल को आप मान लीजिए ओमेगा, ठीक है, ओमेगा मान लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस ओमेगा, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस ओमेगा। अब ध्यान दीजिए ये ओमेगा जो है, ये जो ओमेगा है ये भी इसका डायरेक्शन सही बता रहा है, क्योंकि ये ओमेगा भी अगर यहां ले लेंगे एंगल तो ये एंगल भी इस लाइन को चेंज नहीं कर रहा है,
ये पॉइंट अभी भी यही है। तो अगर ये एंगल भी फाइंड कर लें तो हम देखते हैं कि क्या वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो सकता है। हमारा पर्पस एक ऐसा एंगल निकालना जिसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं पे रहे, चेंज ना हो, यानी कि सही जगह पे हो अपने, और वो जो एंगल है वो लाई करे -π और पाई के बीच में। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई माइनस पाई, सॉरी ये तो थीटा था ना, थीटा माइनस पाई। ठीक है भाई, थीटा माइनस पाई है, थीटा माइनस पाई, बट पाई तो 180 डिग्री है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या ये सही से बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है भाई। -π में थीटा जोड़ दीजिए, थीटा क्या है यहाँ पे, -π प्लस tan इनवर्स y/x। तो आपको इस पाई का काम नहीं लगा, ये ओमेगा ही आपका डायरेक्शन सही से बता गया। तो यही आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया, क्योंकि -π में थीटा हमने जोड़ा, थीटा डेफिनेटली आपको 180 से ज्यादा है, लेकिन 180 से ज्यादा है और उसमें 180 हम घटा भी तो रहे हैं ना, तो ये डेफिनेटली -π और पाई के बीच में ही रहेगा एंगल। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसलिए तीसरे क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -π प्लस tan इनवर्स y/x। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये आसानी से निकल गया हमारे पास। ठीक है, बाय द वे ये एंगल भी आपका सही है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बता देगा ये भी, लेकिन जरूरत ही नहीं है, हमें यही इसी ने बता दिया। तो हर एक बार जब भी थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, -π प्लस tan इनवर्स y/x। मैं तो कहूंगा कि हर बार अगर आप ये याद नहीं कर रहे हैं तो हर बार आप इस तरह से फाइंड करिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा ये सारा कुछ। ठीक है, ये हो गया तीसरे क्वाड्रेंट का केस। नाउ लेट्स गो एंड एंटर इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सी व्हाट हैपेंस देयर। सबसे आसान है ये, जैसा पहला वैसा चौथा। चलिए, केस 4, फोर्थ क्वाड्रेंट। z यहां पे है, ये हमारा थीटा है, एंगल है, राइट। अब यहां पे कुछ करना ही नहीं है, सही में कह रहा हूं मैं। ये जो एंगल होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, यही आपका बता देगा, यही आपका बता देगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, मान लीजिए ये फाई है, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू, याद रखिए tan थीटा अभी भी क्या होगा, y/x। बाय द वे इस क्वाड्रेंट में आपका x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, y जो होगा लेस देन 0 होगा, यानी कि ये नेगेटिव आ रहा है, एज अ होल ये नेगेटिव आएगा, लेकिन साइन बस आपको क्वाड्रेंट के लिए क्वाड्रेंट चेंज करना है, चेक करना है साइन से। इस साइन से आपको कोई नहीं, हमेशा इसका पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, साइन अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा। चलिए भाई, तो अब ये जो एंगल अगर हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में लेंगे तो ये तो बहुत बड़ा एंगल है, तो ये तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे हम, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। थीटा जो है, थीटा को कितना लिख सकते हैं, 2π माइनस फाई, ऐसा लिख सकते हैं। 2π माइनस फाई। अब एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगा देखने को, फाई इज इक्वल टू 2π माइनस थीटा, पाई इज इक्वल टू 2π माइनस थीटा।
ये आपका आ गया, बट ये क्या है, क्या फाई जो है माइनस पाई से बड़ा या छोटा या बराबर पाई से है कि नहीं, इस बीच में लाई कर रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कर रहा है लाई। ठीक है, ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे 2 पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स y बाई z। ठीक है, बाय द वे अगर ये आपको एंगल पता चल जाए तो ये भी आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। मान लीजिए आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करिए कि z इज इक्वल टू ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका y नेगेटिव हो और x पॉजिटिव हो, 3 माइनस 3i, राइट। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, tan थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है भाई, tan थीटा -1 हो जाएगा। अब टेंजेंट हमें ये पता है कि ये चौथे क्वाड्रेंट में है क्योंकि इसका y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। चलिए ठीक है, -1 हम मान लेते हैं, इसको हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू, अब ये हमें पता है ना कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1। टेंजेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, दूसरे में और चौथे में। हमें चौथे वाला काम है, तीसरे का तो काम नहीं है, तो चौथे में है नेगेटिव और चौथे में ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि 0 से 360 के बीच में सबसे छोटा पॉजिटिव एंगल कौन सा है जिसके लिए टेंजेंट 1 होता है। वो डेफिनेटली वो आपको 0 से 90 डिग्री के बीच में आपको मिल जाएगा, यानी कि 45 डिग्री पे tan कितना होता है, 1 होता है। तो बस यही करना है आपको, किस क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में चाहिए। तो चौथे क्वाड्रेंट यानी कि 2 पाई माइनस जो 45 अभी हमने कहा, इसमें से वही π/4 को घटा देंगे, राइट। इसी π/4 को घटा देंगे ना। इसका मतलब है कि थीटा, ये जो tan थीटा है हमारा इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस π/4 के बराबर आ रहा है। tan थीटा जो है tan 2 पाई माइनस π/4 के बराबर आ रहा है ना। तो ये एंगल कौन सा होगा, 2 पाई माइनस π/4 कौन सा एंगल होगा, 7π/4। 7π/4, बट ये 7π/4 मतलब क्या, 315 डिग्री। यही तो मतलब हुआ ना, tan थीटा इज इक्वल टू tan 315 डिग्री। अब ये जो 315 डिग्री हुआ, ये क्या हो गया, यही एंगल हुआ। तो 315 डिग्री तो हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया, लेकिन 315 डिग्री जो है वो माइनस और पाई के बीच में नहीं आ रहा है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप दो काम कर सकते हैं, या तो 2 पाई में से इस 315 को घटा दीजिए, क्योंकि थीटा अल्टीमेटली 315 डिग्री के बराबर ही आएगा, यहां पे आएगा ना। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z चौथे क्वाड्रेंट में यहां पे रख के देखते हैं कि क्या आता है, tan इनवर्स y/x, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x आता है। तो tan इनवर्स y/x कितना आ गया आपको, 365 डिग्री, 315 डिग्री यानी कि 45 डिग्री। बट 45 डिग्री ये क्यों आ रहा है, हमें ये समझना है। सबसे पहले हमने कुछ गलत तो नहीं किया है, यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा 45 डिग्री तो सही है कि 2 पाई, हाँ 2 पाई में से 315 घटाएंगे तो 45 डिग्री तो सही है। बट
यहाँ पे नेगेटिव तो आना चाहिए, तो कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया है। 1 मिनट, अभी पकड़ में आ जाएगा ये, जो भी गलत होगा वो। एक मिनट, बस 1 मिनट। देखिए ये जो एंगल है ये नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है ना, तो ये -φ होगा ना, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई और माइनस इंटू माइनस फाई करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू थीटा माइनस 2 पाई आएगा। थीटा माइनस 2 पाई आएगा। लेकिन नहीं, ऐसा भी इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। 1 मिनट, बस 1 मिनट मुझे थोड़ा देखने दीजिए, क्योंकि अगर मैंने साइन नहीं दिया है तो साइन अपने आप आना चाहिए इसका। अपने आप क्यों नहीं आ रहा है साइन? वहाँ पे तो ठीक है 315 डिग्री का इतना वैल्यू होगा, लेकिन 45 डिग्री नहीं आना चाहिए। 45 डिग्री क्यों आ रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो पता है कि -45 डिग्री होगा, बट 45 डिग्री क्यों आ रहा है ये थोड़ा सा हम लोगों को देखना होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए आप, यहां एक चीज ध्यान देने वाली है। ये जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, तो ये जो फाई आएगा हमारा ये नेगेटिव होगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। ये हमेशा क्या होगा? फाई क्या है? फाई इस केस में हमेशा चौथे क्वाड्रेंट में, यही वाला तो फाई हमने फाइंड किया है, और इसका डायरेक्शन किस तरफ है? नेगेटिव के तरफ है। इसीलिए यहां पे लिख लीजिए कि ये नेगेटिव होगा। ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये हमेशा नेगेटिव आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आपको ये नेगेटिव प्रीफिक्स करना है, क्योंकि ये फाई तो नेगेटिव होगा ना। अभी मैं सही ही दिखा रहा था, देखिए ये फाई नेगेटिव है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो नेगेटिव है। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस फाई, और फाई इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, बट फाई इज नेगेटिव। फाई इज नेगेटिव एंगल, फाई नेगेटिव एंगल है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको नेगेटिव कर देना है। और अगर साइन को इंक्लूड कर दीजिएगा तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस फाई हो जाएगा, क्योंकि फाई नेगेटिव हमने यहाँ पे डाल दिया, तो माइनस फाई या फिर फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा माइनस 2 पाई। ठीक है, तो आपका रिजल्ट सही है, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यही होगा, बट ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। याद रखिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें नेगेटिव। ठीक है ना? तो यहां पे इसको हम नेगेटिव कर ही लेते हैं, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस। ठीक है, नेगेटिव ऑफ दिस। या फिर इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि tan इनवर्स y बाई एक्स थीटा माइनस 2 पाई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये साइन नहीं आप दीजिएगा तो आपको याद रखना होगा, जैसे अभी हमने -45 कर दिया, क्योंकि ये फाई नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए इसको नेगेटिव तो बनाना ही पड़ेगा आपको, इसीलिए नेगेटिव डालना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो गया -2 पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। ये हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में, चारों क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सारा डिस्कशन हमारा। तो आई होप ये काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार और थोड़ा चौथे क्वाड्रेंट वाला हम देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए इतना तो तय है कि फाई इज इक्वल टू 2 माइनस थीटा हो गया। फाई में से इस पूरे में से ये घटा लीजिए तो 2 माइनस थीटा होगा, ठीक है। बट चूंकि फाई का डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव की तरफ है ना, तो वो नेगेटिव साइन हमें प्रीफिक्स करना होगा। तो वही है प्रीफिक्स द नेगेटिव साइन in the final answer in case of fourth quadrant, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब ठीक है, बाकी तीनों क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं भी। इसी क्वाड्रेंट में इस बात को आपको याद रखना है, ये फिगर। इसीलिए मैं कह रहा था कि फॉर्मूला हमेशा नहीं रटना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे हमारा एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, क्योंकि साफ साफ है कि भाई हमें ये एंगल चाहिए। ये हम आंख बंद करेंगे फिर भी दिखेगा कि यही एंगल चाहिए, और ये एंगल चूंकि रियल एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रूल्स के अकॉर्डिंग और एंगुलर रूल्स के अकॉर्डिंग दैट और दिस एंगल फाई शुड बी अ नेगेटिव साइन प्रीफिक्स्ड, बिकॉज इट शुड बी अ नेगेटिव एंगल ना, बिकॉज दिस एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द रियल एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल को मेजर किया जाता है तो वो नेगेटिव एंगल होता है, इसलिए। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का कॉन्सेप्ट। आज यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। आपने देखा टाइम बीत गया इतने में ही, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वाला। चलिए एक प्रॉब्लम बनाते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से ही रिलेटेड, ठीक है। एक प्रॉब्लम बना लेते हैं और फिर क्लास को इसको बंद करेंगे। चलिए find the principal argument of ठीक तो लिख रहा था, of the complex number z is equal to 5 माइनस 7i। चौथे क्वाड्रेंट में मैंने जानबूझ के लिया है, y नेगेटिव x पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में। क्लियरली z lies in the fourth quadrant, so tan theta is equal to -7/5। ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। चलिए भाई, मैंने कहा था ये साइन हम अभी इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, इस साइन को जनरली हमें इंक्लूड नहीं करना है। ये साइन हम बस दिखाना चाह रहे हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। वैसे भी ये एज अ होल tan थीटा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही आता है।
बट हमारा वो पर्पस नहीं है इसके साइन को देखना। जैसा कि मैंने आपसे कहा साइन ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। तो हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। ये है किस क्वाड्रेंट में? चौथे क्वाड्रेंट में। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/5। यहाँ माइनस आप लगा सकते थे लेकिन मैंने जैसा कहा नहीं करना है आपको। तो जब चौथे क्वाड्रेंट में होता है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2π माइनस थीटा। लेकिन मैंने कहा था कि यहां पे एक नेगेटिव साइन प्रीफिक्स करना है क्योंकि वो नेगेटिव होगा, ठीक है, वो नेगेटिव आएगा। तो -2π माइनस tan इनवर्स 7/5। अब देखिए यहां पे साइन अपने आप इंक्लूड हो गया। अगर इसके साइन को यहां रख देते तो ये साइन हट जाता है, यहां पे प्लस आ जाता। हट जाता कि नहीं? क्योंकि अगर अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करिएगा तो -2π प्लस tan इनवर्स 7/5, ठीक है। बट मुझे चौथे क्वाड्रेंट में ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो रही है। चौथे क्वाड्रेंट में फिर से मुझे देखना होगा। एक काम करते हैं, फिर से एक बार चौथे क्वाड्रेंट की तरफ थोड़ा चलते हैं हम। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है। चूंकि ये मैंने नए तरह से आपके लिए थोड़ा सा इसको इस मेथड को डेवलप किया है, इसीलिए थोड़ा चौथे क्वाड्रेंट में मुझे फिर से देखना चाहिए एक बार, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं चौथे क्वाड्रेंट में हमारा, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। चौथे क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट हमारा एक्स वाई था और ये हमारा थीटा था। सो tan थीटा इज इक्वल टू y/x और टेंजेंट हमारा ऑफ कोर्स चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल हमने फाई मान लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम 2π माइनस 5 मान भी रहे हैं, क्यों मैं ये दोबारा चेक करना चाह रहा हूं? क्योंकि अगर हम 2π माइनस 5 मान भी रहे हैं तो मानने का मतलब है कि मान लीजिए 360 और ये अगर 45 आ गया तो -45, 315 डिग्री, राइट। 315 डिग्री अगर नेगेटिव साइन प्रीफिक्स भी कर दें तो 315 डिग्री आ रहा है ना, ये -315 डिग्री और -315 डिग्री -π और π के बीच में नहीं है। यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो सही नहीं है, वो अभी सही नहीं है। चौथे क्वाड्रेंट में हमें फिर से देखने की जरूरत है एक बार। चलिए देख लेते हैं, ठीक है भाई। tan थीटा इज इक्वल टू y/x, ओके। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x हमने बना लिया यहाँ पे, जहाँ की y ऑफ कोर्स नेगेटिव है। अगर ऐसा है, सबसे पहले हम एंगल को निकालते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस 5, 2π माइनस 5 और फाई इज इक्वल टू 2π माइनस थीटा। पाई इज इक्वल टू 2π माइनस थीटा। मुझे ये पता है, मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि आंसर क्या होगा, बट मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इसको। आपके लिए एक ऐसा फॉर्मूला मुझे यहाँ पे डेवलप करना है जो आप आसानी से कर सकें। तो उसी में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसको देखते हैं मिलके कि कैसे करना है। थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे फाई, ये तो ठीक है, बट फाई अगर छोटा सा एंगल है ऑफ कोर्स तो ये हमारा जो है ये सही नहीं होगा। इतना तो पता है कि बस फाई, ये जो फाई है ये हमें एक मिनट
ओके, ओहो, ठीक ही तो है, ठीक ही तो है, मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ नया नया चीज़ ढूंढने के चक्कर में। ये थीटा तो हमारा काफ़ी बड़ा है, ये तो 270 डिग्री से ज़्यादा है ना थीटा यहाँ पे, तो हम 2 पाई माइनस थीटा जब कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम 360 डिग्री में से मोर देन 270 डिग्री घटा रहे हैं, चौथे क्वाड्रेंट में है, तो ऑफ कोर्स ये जो हमेशा आएगा, हमेशा इसका वैल्यू कितना आएगा आपको, माइनस पाई और पाई के बीच में ही तो आएगा। तो बस यहां पे नेगेटिव साइन आपको प्रीफिक्स कर देना है। जो कॉन्सेप्ट था एकदम सही था, एकदम गलत नहीं था, ठीक है। आपको बस नेगेटिव साइन को प्रीफिक्स करना है, ठीक है ना। तो यहां पे ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब एक जो एग्जांपल हमने देखा था उसको फिर से देखते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 3i है, चौथे क्वाड्रेंट में है ऑफ कोर्स, तो tan थीटा हमारा कितना हो जा रहा है, -1। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस 45 डिग्री यानी कि π/4, राइट, यही हो रहा है ना, यानी कि tan 315 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 315 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 315 डिग्री। अब हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसका जो निकालना था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z यहाँ पे इस केस में, तो हमने क्या किया था, 2 पाई में से 315 डिग्री माइनस किया था तो आया था हमारा 45 डिग्री। 360 में से 315, यहाँ पे हमने माइनस साइन प्रीफिक्स कर दिया। यहाँ भी वही किया, एकदम सही है, ठीक है, एकदम गलत नहीं है, ये सही है। जो भी एंगल है वहां पे एक माइनस साइन प्रीफिक्स कर दीजिए, ऑलवेज जैसा लिखा था वहां पे वो सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई इसमें गलती, कोई इश्यू नहीं है, हमने चेक भी कर लिया इसको। सो दैट्स इट। आई होप आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आपको ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा सही से करना है, ओके, एंड देयर आफ्टर clearly you are not going to fall into these kinds of problems, or you are not going to fall into the difficulty of principal argument of a complex number. आप आसानी से फाइंड कर सकेंगे कोई भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, तो हमेशा नेगेटिव साइन प्रीफिक्स करना है क्योंकि फाई नेगेटिव है भाई, इसलिए। सो अब हम चलते हैं। एक बार तीसरे क्वाड्रेंट पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जब तीसरे क्वाड्रेंट में होता था, तीसरे क्वाड्रेंट में जब था, तो ये और ये जो एंगल हम ओमेगा हमने निकाला था, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था ना, इसीलिए यहाँ पे साइन प्रीफिक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये थीटा था, तो हमारा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई, दैट्स इट। यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि ओमेगा हम इसी डायरेक्शन से, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना, इसलिए। चलिए, बट यहां पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए हमें नेगेटिव साइन यहां पे प्रीफिक्स करना पड़ा। तो याद रखिएगा चौथे क्वाड्रेंट वाला केस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारा बन गया। चलिए, so that's it for today. I hope you understand everything. कोई दिक्कत हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप दोबारा पूछिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा। बट मुझे नहीं लग रहा, आज के क्लास में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखा आपने कि आज इतना ही कॉन्सेप्ट बताने में काफ़ी टाइम लगा है, हमने काफ़ी टाइम इसमें लगा दिया है, लेकिन वैसा कॉन्सेप्ट भी है, क्या करें। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, अच्छे से नहीं बताऊंगा तो आप बना ही नहीं पाएंगे, और आगे हर क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, यू आर गोइंग टू फाइंड इट विथ एवरी प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड। तो इसीलिए समझाना भी जरूरी था। कल एनसीईआरटी हमें करना है, ठीक है। तो हम कल एनसीईआरटी से प्रॉब्लम करेंगे शाम तक, वो आपको लेक्चर मिल जाएगा, और संडे को देखेंगे। संडे को अगर एनसीईआरटी करना हुआ तो करेंगे, अदरवाइज इसी को आगे करेंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसका। अभी बहुत कुछ है इसमें, अभी तो हमें वेक्टर फॉर्म में बहुत कुछ पढ़ना है, उसके बाद ऑयलर फॉर्म में हमें बहुत कुछ पढ़ना है,
मॉड्यूलस के कितने सारे, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने सारे प्रॉपर्टीज हैं, इनइक्वालिटीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, बहुत कुछ है कॉम्प्लेक्स नंबर में। इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्गर टॉपिक, तो आराम से पेशेंस रखिए थोड़ा, ठीक है। समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे समझना सब कुछ जरूरी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आराम से करना है इसको, क्योंकि ये मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये टाइम टेकिंग टॉपिक भी है। अगर इसमें टाइम नहीं देंगे तो नहीं समझेंगे आप। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिकली टाइम टेकिंग है, उसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बट ये लंबा टॉपिक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, सी यू टुमारो।